मैं अजीत कुमार झा आदर्श मध्य विद्यालय राजपूत समाज मधेपुर मधुबनी में कार्यरत हूँ। चहक मॉड्यूल का जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन सारी चीज़ों को आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 के निपुण भारत मिशन अंतर्गत NCERT द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के आलोक में 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चहक मॉड्यूल विद्यालय तत्परता एवं FLN शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल पर हम अभी चर्चा करेंगे। आप सभी संकुल स्तरीय ट्रेनर प्रशिक्षण से पूर्व अपनी तैयारी कैसे करें, इस पर अभी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा 90 दिनों का चहक कार्यक्रम का विद्यालय स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए, साथ ही हम अपने विद्यालय को बच्चे के प्रति तत्पर बनाने का काम करें और इसके लिए अन्य शिक्षकों को भी अभिप्रेरित करें। तो आइए हम सभी चहक मॉड्यूल के अनुसार प्रथम दिवस के विषय वस्तु पर चर्चा करें। प्रथम दिवस सबसे पहले आप प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन कर लें। उन्हें चहक मार्गदर्शिका, कापी, कलम, फोल्डर ये सभी देते हैं। उसके बाद अभियान गीत से आप प्रशिक्षण को प्रारंभ करें। ट्रेनर के द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया जाए। उसके बाद सभी प्रतिभागी एक दूसरे से परिचय प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षक भी अपना परिचय दें। उसके बाद प्रशिक्षक के द्वारा कार्यशाला पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इनमें हमारा जो पहला सत्र है वो निपुण भारत मिशन तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित है। तो बुनियादी साक्षरता ज्ञान के अंतर्गत हमारा जो है वह कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के द्वारा निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन है, इसे हम मिशन के रूप में देखें। निपुण का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंशियल इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। इस योजना के माध्यम से प्री स्कूल के विद्यार्थियों में शिक्षा की नींव को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में निपुण बनाना है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक का रखा गया है, जिसमें कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने एवं गणितीय संक्रियाओं को करने की समझ को विकसित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हमें करना है। निपुण भारत मिशन को
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान इसका एक हिस्सा होगी। बुनियादी शिक्षा हमारा मजबूत होने से छात्रों को आगे के पाठ्यक्रमों में सुविधा होगी, वह पहले से बेहतर समझ उत्पन्न कर पाएंगे। इसका क्रियान्वयन 5 स्तरों पर होगा, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसमिशन, नेशनल मिशन का प्रशासनिक संचरण हिंदी में कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसमिशन। 5 स्तर पर इसका होगा आयोजन। सबसे पहले हो गया आपको नेशनल लेवल मिशन, राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालन होगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर लर्निंग गैप्स असेसमेंट, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद स्टेट लेवल मिशन दूसरा इसका है। राज्य स्तर पर संचालन की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की होगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद तीसरा हमारा है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। हमारे डीओ साहब, सीओ साहब, सिविल सर्जन, ये सभी इस कमेटी के सदस्य होंगे। चौथा हमारा है ब्लॉक लेवल मिशन, अर्थात ब्लॉक क्लस्टर मिशन। प्रखंड स्तर पर इसका संचालन एवं निगरानी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक इसकी देखरेख करेंगे। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण इसका विद्यालय स्तर पर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अर्थात विद्यालय स्तर पर समुदायों के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस मिशन का संचालन स्कूल और समुदाय स्तर पर किया जाएगा। समुदाय और विद्यालय के द्वारा पोषक क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, माता समिति के सदस्य, बाल संसद के सदस्य, मीना मंच के सदस्यों के द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। क्योंकि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर समुदाय में जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा मिशन अपने लक्ष्य से भटकेगा। यह 26-27 का जो हमारा टाइम है वह टाइम और अधिक लग सकता है। इसीलिए विद्यालय स्तर पर यह जरूरी है कि इस मिशन को जागरूकता के माध्यम से, हमें प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। अब इस योजना के अंतर्गत निम्न क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों के शारीरिक विकास पर, व्यायाम और उनके खेल पर, बच्चों खिलौनों को, वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रख सके, स्वच्छता के पहलू पर चर्चा होगी और बच्चों में एक सामाजिक भावनात्मक विकास होगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को एक संचारक के रूप में भी प्रभावी संचारक बनाया जाएगा, जिसमें वह किसी व्यक्ति से संवाद करने में अपने आप को सक्षम होगा। साथ ही बच्चा एक लर्नर भी होगा, वह छोटी छोटी कहानियों को बना सकता है,
या बनाने के लिए हम उसे प्रोत्साहित करें। टास्क देना, आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का निर्माण करना, ये सभी लर्नर के रूप में बच्चा में यह प्रतिभा आएगी। अब हम FLN के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यह FLN है क्या? तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही इसको सफल बनाने के लिए FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। हिंदी में इसको हम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिस्टम के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो देखा गया कि हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे जिले की स्थिति शिक्षा में बहुत ही दयनीय है। पुरानी शिक्षा नीति के माध्यम से नए समय में बच्चों को तत्परता से विद्यालयों से जोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ ऐसा हमारा मॉड्यूल होना चाहिए जिससे बच्चे उत्सुकता से विद्यालय के प्रति तत्पर हो। बाल बाटिका विद्या प्रवेश के माध्यम से विद्यालय में नव नामांकन से पूर्व ही बच्चों को विद्यालय के प्रति तत्पर बनाया जाए, जिससे बच्चे विद्यालय के परिवेश में अपने आप को असहज महसूस ना करें, वो अपने आप को ढाल ले विद्यालय परिवेश में। तो अब हम FLN के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो FLN को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों का समग्र विकास करना है। अर्थात बच्चों की समझ के साथ पढ़ने एवं बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को करने की क्षमता ही FLN है। अब हम आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के कुछ डाटा पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जो NAS 2017 हमारा क्या कहता है, उससे हमें बुनियादी साक्षरता के अर्थ को समझने में आसानी होगी। तो NAS 2017 कहता है जो कक्षा 3 के 1/3 बच्चे एक आसान वाक्य भी नहीं पढ़ सकते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, ये साधारण सा वाक्य हमारे विद्यालय के कक्षा 3 के 3 में से एक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें बुनियादी साक्षरता का ज्ञान नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं जो 3 अंक का जोड़, 3 अंक का घटाव, 2 से 3 अंकों का गुणन, ये कक्षा 3 के हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं जानते हैं। ये NAS 2017 का रिपोर्ट है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण या सर्वेक्षण आप कह सकते हैं। ये हमारा है सर्वेक्षण सर्वे। ये कहता है जो कक्षा 3 के 33% बच्चे
कक्षा 2 के साधारण सा वाक्य नहीं पढ़ पाते। यही बच्चे जब कक्षा 5 में जाते हैं तो यह प्रतिशत हमारा 43 हो जाता है। गणित के मामले में कक्षा 3 के 37% बच्चे ऐसे हैं जो साधारण 2 से 3 अंकों का जोड़, 3 अंकों का घटाव, 2 से 3 अंकों का गुणन करना नहीं जानते हैं। और यही बच्चे जब कक्षा 5 में जाते हैं तो ये 37% हमारा 48% पर चला जाता है। ये चौंकाने वाला डेटा है जो सिस्टम के द्वारा जारी किया गया है। हमारे यहाँ 1.06 करोड़ बच्चे 1 से 5 वर्ग में जाने वाले हैं, जिसमें 66,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, 3,57,000 प्राइमरी टीचर हैं। फिर भी हमारे शिक्षा की ये दयनीय स्थिति है। कक्षा 3 के बच्चे कक्षा के अंत तक प्रति मिनट अगर समझ के साथ 30 से 35 शब्दों को पढ़ लेते हैं तो हम समझेंगे कि बच्चा ने FLN को प्राप्त कर लिया है। ये मैंने आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे का रिपोर्ट बताया है। असर एक संस्था है जिन्होंने 2018 में हमारे यहाँ सर्वेक्षण किया। असर का फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस असर का जो रिपोर्ट है वह और अधिक चौंकाने वाला आपको मिलेगा। इसके द्वारा सर्वेक्षण के क्रम में यह जारी किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के 77% बच्चे जो कक्षा 3 में पढ़ते हैं वे कक्षा 2 के साधारण सा वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं, या कक्षा 3 के ऐसे बच्चे जो कक्षा 2 के गणित को नहीं बना पाते हैं, इसकी संख्या 86% है। अर्थात भाषा में नहीं पढ़ने वाले 77% बच्चे और गणित में यही संख्या 86% पर चला जाता है, जो हमारे यहाँ शिक्षा की कले को खोल रहा है। मैं नहीं, ये डेटा का असर कर रहा है, NAS 2018 कर रहा है। अब हम आ जाएं जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व क्या है। तो इसको इस तरीके से आसानी के साथ समझा जा सकता है कि यदि किसी बच्चे ने बुनियादी शिक्षा से जुड़े मूलभूत कौशल हासिल नहीं किए हैं तो वह बाद में और अधिक जटिल अवधारणा और कौशल सीखने के लिए संघर्ष करेगा। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में एक मजबूत नींव का अभाव बच्चों पर वास्तव में आजीवन विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीसरा, जो बच्चे एक बार पिछड़ जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। और चौथा, ग्रेड 3 अर्थात कक्षा 3 वह संक्रमण बिंदु है जिसके द्वारा बच्चों से पढ़ने के लिए सीखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। अब हम मिशन FLN पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य 5 उद्देश्य हैं। लक्ष्य निर्धारण और संचार, दूसरा सीखने सिखाने की सामग्री,
तीसरा शिक्षक प्रशिक्षण, चौथा अकादमिक अनुसमर्थन और पांचवा आकलन एवं मूल्यांकन। ये हमारा FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान था। अब मैं आपको इस चहक मॉड्यूल के अंतर्गत चर्चा पर ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ। ये चहक क्या है? चहक का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो चहक का होता है चहकना, चहचहाना, चिड़िया की तरह चहकना। तो बच्चों अपने परिवेश में, विद्यालय परिवेश में खुश रहे और खुश रहते हुए वह ज्ञान प्राप्त करे, इसीलिए इस अभियान को चहक का नाम दिया गया है। चहक का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। हिंदी में बच्चों को परिवेश में खुश रहना तथा ज्ञान प्राप्त करना। अब हम आएंगे निपुण भारत निपुण बिहार। तो हमारे यहाँ कक्षा 1 में नव नामांकित छात्र औपचारिक रूप में विद्यालय में पहली बार कदम रखते हैं। जब वह अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा में कदम रखते हैं तो उनके मन में उत्साह, जिज्ञासा, तो दूसरी तरफ डर, संकोच, अपनों से बिछड़ने के भाव भी होते हैं। उन्हें अपनी दुनिया एवं विद्यालय परिवेश में एक फासला दिखाई देता है, जिससे उनकी दैनिक उपस्थिति एवं विद्यालय में उनके ठहराव को प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि विद्यालय परिवेश को नव प्रवेशी आगंतुक बच्चों के लिए रोचक, आकर्षक एवं समृद्ध बनाया जाए, जिससे विद्यालय के प्रति बच्चों का लगाव, परिचय, अपनापन का भाव बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो और पहली कक्षा के शिक्षकों को इसी सारी बातों को ध्यान में रखकर अभी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह हमारा चहक कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेशी बच्चों के लिए है, जो 90 दिनों में उन्हें हम चहक मार्गदर्शिका के अनुसार 140 गतिविधियां हैं, जिनको विद्यालयों में हम खेल खेल के माध्यम से आयोजन कर बच्चों को विद्यालय परिवेश में खुश रख सकते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। अब हम आप आइए जो ये सीखने के जो प्रतिफल हैं, इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा के अंत में यह जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों ने जो सीखा यह बात उसके अभिभावक भी समझ सके। यही हमारा लर्निंग आउटकम है। अब हम पहले दिन बस के बुनियादी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, व्यापक साक्षरता निर्देश और इसके घटक के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों के भाषा विकास में बुनियादी महत्व रखने वाली बातों को हम बुनियादी भाषा कहते हैं। भाषा शिक्षण में एक और कविता, कहानी, दैनिक अनुभव, मन की बात के सहारे बच्चों में भाषा शिक्षण को बेहतर किया जाता है। तो दूसरी तरफ लिपि से परिचय होना,
जिससे बच्चे ध्वनि एवं उसके लिए निर्धारित चिन्हों में संबंध बैठा पाए। अक्षर, वर्णमाला, सरल शब्दों और सरल वाक्यों को पढ़ ले, लिख ले और समझ ले। पढ़ने लिखने के जगत में बुनियादी परिचय बच्चों का हो जाए, अर्थात कक्षा 3 के अंत तक एक FLN की समझ रखने वाले बच्चे निम्नलिखित चीज़ करने में सक्षम होंगे। तो सभी अक्षरों और उनकी ध्वनियों की पहचान करेंगे। दूसरा हमारा जो अक्षर ज्ञान का बोध होना एवं अक्षरों से शब्द बना पाना। और तीसरा कक्षा स्तर के शब्दों को 30-40 शब्द प्रति मिनट की गति से सटीक रूप से वह पढ़ पाए। यही हमारा FLN। अगर इतना काम वह बच्चा कर लेता है तो हम मानेंगे कि बच्चा ने FLN को प्राप्त कर लिया है। अब मिशन FLN के अंतर्गत हमने आपको बताया कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण और संचार। इसके माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के परिणामों और सूक्ष्म दक्षताओं को संहिताबद्ध और संप्रेषित करना। दूसरा हमारा है सीखने सिखाने की सामग्री, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए निष्पादन में आसानी सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण सामग्री और सामग्री का उपयोग करके बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया गया है। तीसरा हमारा है शिक्षक प्रशिक्षण, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से निरंतर पेशेवर समर्थन के माध्यम से FLN ग्रेड के शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना शामिल है। चौथा हमारा है अकादमिक अनुसमर्थन। FLN विशिष्ट परिणामों के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना और स्कूलों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना अकादमिक अनुसमर्थन के अंतर्गत आता है। पांचवा आकलन और मूल्यांकन। छात्रों के सीखने के स्तर को समझना और सीखने के परिणामों को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना आकलन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि FLN में शिक्षकों की क्या भूमिका है। अभी हमने छात्रों की भूमिका के बारे में चर्चा की है, अब शिक्षक की भी तो कुछ भूमिका होगी। तो नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्तरों पर शिक्षकों को भारतीय समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से समाज में स्थापित करना है। दूसरा, जो बड़े पैमाने के अध्ययनों एवं साक्ष्य बताते हैं कि एक शिक्षक की प्रभावशीलता का छात्रों के सीखने पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। FLN मिशन के तहत विद्यार्थियों में मूलभूत कौशलों को विकसित कराने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक हर साल कम से कम 50 घंटे के निरंतर प्रोफेशनल विकास CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसरों में भाग लेंगे, जो उनके हितों एवं आवश्यकताओं के अंतर्गत होगी। अब हम आ जाएं बुनियादी भाषा और साक्षरता के मुख्य घटक। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये बुनियादी भाषा और साक्षरता के जो मुख्य 9 घटक हैं, इस पर हमें प्रतिभागियों से चार्ट पेपर पर
वर्क करवाना है। मैं इन सारी बिंदुओं पर आपको कुछ प्रकाश डाल देता हूँ। पहला इसमें है मौखिक भाषा विकास। बच्चों को अपनी भाषा में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास इसका भाग है। इन्हें कविता सुनाकर, कहानी सुनाकर, चर्चा कर, विषय के बारे में चित्र चर्चा आदि के माध्यम से बोलने के अधिक से अधिक अवसर देकर विकसित किया जा सकता है। बच्चे से जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, उनके परिवार के बारे में, उनके परिवेश के बारे में, वो उन्होंने विद्यालय आते समय किन किन चीज़ों को देखा या किस किस चीज़ को वो पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, इन सारी बातों पर जब बच्चे से हम वार्तालाप करेंगे तो बहुत सारे चीज़ों को हम देखेंगे कि बच्चा पहले से जान रहा है। वह अपने मातृभाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में वह बहुत सारे शब्दों को जानता है। बोलना वह शुरू से ही उसके पास है, वह स्टॉक। दूसरा उसके बाद है ध्वनि जागरूकता। बोले जाने वाले शब्द की ध्वनि संरचना का ज्ञान होना, इन्हें आवाज़ों को सुनने, गिनने, पहचानने, जोड़ने और शब्दों में ध्वनि को बदलने आदि खेलों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जैसे आप समझ लें कि बकरी, अब वहाँ बच्चे के सामने बोलेंगे बकरी, तो बच्चा इन ध्वनियों को सुनेगा, बकरी। अब उसको बच्चा जोड़ने का प्रयास करेगा ध्वनि के माध्यम से। अब ध्वनि जागरूकता के माध्यम से बच्चा जब बकरी को जोड़ना प्रारंभ करेगा तो वह समझ जाएगा कि सर अभी बकरी बोल रहे हैं। तो ध्वनि जागरूकता इसी को कहते हैं। तीसरा हमारा है डिकोडिंग। इसमें ध्वनि और लिपि चिन्हों के आपसी सहसंबंध, अक्षर ज्ञान, शब्द पहचान, प्रिंट या छपी सामग्री की समझ वो उपयोग का ज्ञान शामिल है। इस कौशल को बच्चों के साथ अक्षर पहचान, शब्द पठन अभ्यासों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। विसंकेतन, शब्दों को समझना, उसके बाद गुप्त संदेशों का अर्थ जो छिपा है उसके अर्थ को समझना, ये सभी डिकोडिंग में है। जो ही हम किसी चीज़ का कोडिंग करेंगे बच्चा उसको डिकोड करेगा। जैसे एक पर क्रिया और दूसरे पर प्रतिक्रिया, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ, जैसे न्यूटन का तृतीय गति नियम है, ठीक उसी प्रकार जो ही हम कोई कोडिंग करेंगे बच्चा उसको डिकोड करेगा। हम किसी चित्र को बनाएंगे, वह आम का चित्र हो, आप ब्लैक बोर्ड पर आम का चित्र जो ही बनाएंगे बच्चा उसको डिकोड कर देगा तो सर ये आम है। चौथा हमारा है शब्द भंडार। मौखिक और लिखित रूप से नए शब्द सीखना, उनके अर्थ समझना, विभिन्न संदर्भों में शब्दों का उपयोग कर पाना शामिल है। बच्चों के साथ सार्थक संदर्भों में शब्दावली विकास पर कार्य किया जा सकता है। पांचवा हमारा है समझकर पढ़ना। किसी भी लिखी हुई, छपी हुई कुछ सामग्री को समझकर, पढ़कर अर्थ गढ़ पाने की योग्यता इसमें शामिल है। बच्चों के साथ कहानियाँ, गहन चिंतन एवं विश्लेषण आधारित मौखिक चर्चाओं के माध्यम से इस कौशल को बच्चों में विकसित किया जा सकता है। छठा हमारा है धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। किसी भी लिखी हुई, छपी हुई सामग्री को उचित गति से, शुद्धता के साथ, उपयुक्त हाव भाव के साथ पढ़ना शामिल है। जहाँ उतार है, चढ़ाव है शब्द में, उस तरीके से उसको पढ़ना जिसमें अर्थ गढ़ने में आसानी हो, धारा प्रवाह के अंतर्गत आता है। बच्चों के साथ अलग अलग पठन गतिविधियों के सघन अभ्यास से इसे
विकसित किया जा सकता है। सातवां हमारा प्रिंट अवधारणा को समझना। तो लिखी हुई छपी हुई सामग्री के प्रति जागरूकता, समझ के कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रिंट समृद्ध वातावरण के संपर्क की आवश्यकता होती है। आठवां हमारा लेखन है। वर्ण, शब्द, वाक्य आदि पर कौशल आधारित लेखन कार्य और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर व्यक्त कर पाना इसमें शामिल है। नौवां हमारा पढ़ने की संस्कृति। इसमें भिन्न भिन्न पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री से जुड़ने की प्रेरणा शामिल है। बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य, भाषा समृद्ध वातावरण और पुस्तकालय गतिविधियों के माध्यम से उनमें पढ़ने की ललक और आदत का विकास किया जा सकता है। अर्थात सुनकर समझना, जोड़ शब्द पहचान बराबर पढ़कर समझना। ये हमारे बुनियादी साक्षरता से संबंधित हमारा था, जो हमारा प्रथम दिवस का द्वितीय सत्र का समापन यहीं होता है। इसके बाद आप अभी बुनियादी साक्षरता के जो 9 घटक हैं, उस 9 घटक पर आप प्रतिभागियों से चार्ट पेपर पर पेपर वर्क करवाएंगे और उसके बाद सभी प्रतिभागी एक दूसरे समूह संख्या पर अपने विचार भी रखेंगे, उनसे चर्चा परिचर्चा करवावे एक दूसरे ग्रुप के प्रेजेंटेशन के संबंध में। उसके बाद फिर सभी ग्रुप का समेकन निकालकर आप ट्रेनर के रूप में उस पर कुछ अपनी तरफ से प्रकाश डालें और विषय वस्तु का निचोड़ जो है उसको सदन में रखें। अब हम प्रथम दिवस का द्वितीय सेशन हमारा बुनियादी संख्या ज्ञान से संबंधित है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले ही हमने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के बारे में आप लोगों से चर्चा की है, जिसके अंतर्गत NAS 2017 का रिपोर्ट कहता है कि कक्षा 3 के हर 5 में से 2 बच्चे आसान गणित के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। अर्थात 40% ऐसे बच्चे जो गणित के साधारण सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। बुनियादी संख्या ज्ञान हासिल करने के लिए बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वे संख्याओं को समझ ले। संख्या सिखाने से पहले हमें कुछ और भी कौशल पर काम करना होगा, जैसे वर्गीकरण, तुलना करना, एक एक की संगतता। इन कौशलों को हम संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं, जो संख्या समझ में बच्चों को मदद करता है। जैसे एक समूह में गिने हुए गोली, दूसरे समूह में बिना गिने हुए गोली। 2 चीज़ों को आपस में तुलना करना, बड़ा कौन है छोटा कौन है, जोड़े बनाना, मेल मिलाना, अंक संग एक मिलाना। ऐसे ही ज्यामिति के पूर्व अवधारणाओं में स्थानिक समझ, जिसमें आकारों के सतह, कोनों, भुजा आदि को समझना है। संख्या ज्ञान का महत्व हम वस्तुओं, चित्रों का उपयोग करके जोड़ना, मूर्त से अमूर्त की ओर, नमूने की बनावट, गणितीय मॉडल का उपयोग, ये सब ही शामिल है। उसके बाद गणित की कोई भी ऐसी अवधारणा सीखना तब और आसान हो जाता है जब बच्चे उस अवधारणा को अपने अनुभव से जोड़ पाते हैं, उस अनुभव को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। गणित की अमूर्त अवधारणा को किसी ठोस वस्तु और चित्र की मदद से गणितीय प्रतीकों तक पहुंचते हैं। इसे हम ELPS अप्रोच कहते हैं।
जो पमीला लीबैक के द्वारा 1984 में दिया गया है। ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस, जिसको हिंदी में हम अनुभव कहते हैं। L फॉर लैंग्वेज, जिसको हिंदी में हम भाषा कहते हैं। P फॉर पिक्चर, जिसको हिंदी में हम चित्र कहते हैं। S फॉर सिंबल, जिसको हिंदी में हम प्रतीक कहते हैं। अब एक्सपीरियंस के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव को जोड़ पाता है बच्चा। लैंग्वेज में बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती है। पिक्चर में चित्र जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। और सिंबल लिखित प्रतीक जो अनुभव को सामान्य करते हैं। जैसे लंबाई की अवधारणा सिखाने में अगर बच्चों को मौका मिले कि वे अपने उंगली से मेज या ब्लैक बोर्ड को मापे, लंबाई के आधार पर कौन लंबा है कौन छोटा है, इसके बारे में अपनी भाषा में बात करें और फिर अंत में अमानक इकाई में मापन की अवधारणा को समझ पाए। किसी भी अवधारणा को सिखाते हुए सिर्फ उसके एल्गोरिथम पर ही काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस अवधारणा का विस्तार कहाँ तक है और कैसे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में मददगार है, उस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ समझ लें कि एल्गोरिथम क्या है। तो गणितीय समस्या अथवा डाटा को कदम वो कदम इस प्रकार विश्लेषित करना जिससे कि वह कंप्यूटर के लिए ग्राह्य बन सके, उचित हल ढूंढे कंप्यूटर, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। इस अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमें सारे बहुत पहलू पर काम करना चाहिए। इसमें पहला, बच्चे संख्याओं को वर्टिकली और हॉरिजेंटली किसी भी रूप में जोड़ सकते हैं। दूसरा, बच्चे दो संख्याओं को बिना लिखे अपने मन में जोड़ सकते हैं और किस प्रकार जोड़े उसे बता भी सकते हैं। एक जोड़ के सवाल का उत्तर सही है या नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं। दैनिक जीवन के सवालों को जोड़ की अवधारणा लागू करके हल कर सकते हैं। अपनी भाषा में इबारती सवाल बना सकते हैं जिसको जोड़ की अवधारणा से हल किया जा सकता है। जिंदगी में जोड़ की क्या ज़रूरत है उसे वह अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। बच्चे जानते हैं संख्या के बारे में। पूर्व अवधारणा में अगर आप आएंगे तो देखेंगे जो बच्चे वर्गीकरण करना, तुलना करना, एक एक की संगतता के बारे में जानते हैं। अगर बच्चे को कहेंगे तो इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसका तुलना करो, तो छोटा बड़ा का वह तुलना कर देगा। दो चीज़ों को दो बराबर भागों में ज़्यादा कौन है कम कौन है, उसका वर्गीकरण वह बच्चा कर देगा हमारा। एक एक की संगतता, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसको हमारा बच्चा बता देगा। ये सारे पूर्व अवधारणाएं हैं जो बच्चा पहले से समझ रहा है। अब हम आते हैं बुनियादी संख्या ज्ञान का अर्थ एवं महत्व। इसके भी 7 घटक हैं जिन पर हमें चार्ट पेपर के माध्यम से सदन में प्रतिभागियों के द्वारा काम करवाना है। इसका पहला है संख्या पूर्व अवधारणा। गणित को सीखने से पहले उन्हें वर्गों में बांटना, क्रम में रखना, एक एक की संगतता आनी चाहिए। इसलिए इन क्षमताओं को हम संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं। दूसरा हमारा है संख्या ज्ञान और संक्रियाएं। संख्या, इसके अंतर्गत संख्या समझ, संख्या पहचान और लिखना, संख्याओं की तुलना करना, 4 संख्याओं की समझ, जैसे कि क्या किसी अन्य संख्या द्वारा दी गई संख्या का गुणन करने पर संख्या अधिक बड़ी या छोटी हो जाती है।
तीसरा हमारा है स्थानिक समझ। आकृतियों और स्थानिक संबंधों के कारण ही हम अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं, उनकी विभिन्न विशेषताओं को भी समझ पाते हैं। अनुभवों को इस तरह से समझने की क्षमता को ही हम स्थानिक समझ कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए 2D और 3D से हम स्पष्ट कर सकते हैं। 2D का अर्थात 2 डायमेंशनल, 2 आयाम होते हैं इसमें, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। 2D में मोटाई नहीं होती और इसे 2 तरफ से मापा जा सकता है। वृत्त, आयत, वर्ग इसके उदाहरण हैं। 3D 3 डायमेंशनल, 3D 3 आयामों में प्रस्तुत करता है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है वह 3D है। एक कार के 3 आयाम होते हैं, वह 3D कहलाएगा। अब हमारा चौथा मापन है लंबाई, वजन, तापमान की समझ, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को हम मापन कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक पेड़ की लंबाई 20 मीटर है तो उसकी तुलना मीटर से किया जाता है। यहाँ मीटर एक मानक मात्र है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। पांचवा हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। इसमें आंकड़ों से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक दृश्य के साथ आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, प्रस्तुति और व्याख्या है। जैसे विद्यालय में बच्चों की संख्या, जनगणना के आधार पर आंकड़े, पोषक क्षेत्र में अनामांकित बच्चों का आंकड़ा, ड्रेस में आने वाले कितने बच्चे, इन सारी चीज़ों को हम विद्यालय स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत लाते हैं, तो आंकड़ा का प्रबंधन हम करते हैं। अगला हमारा है पैटर्न। आकृति और संख्याओं के पैटर्न को समझना और आगे बढ़ाना इसके अंतर्गत आता है। पहले अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित अलग अलग थी। अब पैटर्न अंकों, चित्रों, ज्यामिति के माध्यम से किया जाता है। सातवां हमारा है गणितीय चर्चा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्रियाओं को वर्णित करने और स्पष्ट करने के लिए सक्षम करे। बातचीत के माध्यम से विद्यार्थियों का शिक्षण को सुगम बनाना, प्रमाण शिक्षण में उपलब्धि के विभिन्न स्तरों के समाधान के लिए कुछ सुझाव हैं। इसके अंतर्गत अब हम बुनियादी संख्या ज्ञान के जो 7 घटक हैं उन पर चार्ट पेपर के माध्यम से प्रतिभागियों को 7 समूहों में बांट देंगे और उन्हें एक एक टॉपिक हम समूह बनाकर दे देंगे। सारे अपने अपने विचारों को चार्ट पेपर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, फिर आगे आकर वह प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पूरे सदन से उस पर हम परिचर्चा कराएंगे और अंत में हम अपना उस पर मंतव्य देते हुए प्रथम दिवस के सदन को स्थगित करेंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से प्रथम दिवस आपको जो प्रशिक्षण कक्ष में जितनी भी जानकारियां प्रतिभागियों को देनी है या उनसे काम करवानी है, उनकी चर्चा मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया है। अब द्वितीय दिवस का वीडियो इससे अगला मेरा होगा, तो शाम में मैं बनाऊंगा, पुनः आप लोगों को शेयर करूंगा। अगर इस वीडियो को बनाने में कहीं वाचन की अशुद्धता, शब्दों की अशुद्धता अगर मुझसे हुई है तो उन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देंगे और एक प्रशिक्षण के लिए इसे मंत्र समझकर अगर संभव हो तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे
उसे आत्मसात करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रशिक्षण कक्ष में एक अच्छे ट्रेनर के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। जय हिंद।